नमस्कार। नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से एक महत्वपूर्ण पाठ रेडियो नाटक लेखन के बारे में। इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के विषय में हम बात करेंगे, जिनमें शामिल हैं रेडियो नाटक की परंपरा, सिनेमा और रंगमंच से रेडियो नाटक की तुलना और रेडियो नाटक के विभिन्न तत्व। तो लीजिए, पेश है आज का ये वीडियो। शुरुआत कर रहे हैं रेडियो नाटक की परंपरा से। वह एक दौर था जब एक आदमी के लिए टेलीविज़न, सिनेमा, थिएटर आसानी से उपलब्ध नहीं थे। ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था, वह था रेडियो। रेडियो पर खबरें आती थी, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था। एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी। टेलीविज़न धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को रेडियो पर आने वाले नाटक पूरा करते थे। उस समय के बड़े बड़े साहित्यकार साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखते थे। उस समय यह बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। हिंदी के कई नाटक जो बाद में मंच पर भी बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो के लिए लिखे गए थे। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अब हम तुलना करते हैं सिनेमा और रंगमंच से रेडियो नाटकों की। सबसे पहले इनमें समानता। सिनेमा और रंगमंच की तरह ही रेडियो नाटक में चरित्र होते हैं, जिनके आपसी संवाद होते हैं और इन्हीं संवादों के जरिए कहानी आगे बढ़ती है। एक कहानी का वही ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत, परिचय, द्वंद्व, समाधान सभी एक से होते हैं। और अगर हम इनमें भिन्नता की बात करें तो सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते। यही सबसे बड़ा अंतर है। रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा भिन्न भी है और मुश्किल भी। रेडियो नाटक में अब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है, जहां न मंच सज्जा है, न वस्त्र सज्जा है और न ही अभिनेता के चेहरे की भाव भंगिमाएं। रेडियो नाटक में हम पात्रों के संवादों को केवल सुन सकते हैं, उनके बारे में कल्पना कर सकते हैं। ध्वनियों और संगीत के माध्यम से दृश्यों को महसूस कर आनंद उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेडियो नाटक के तत्वों के संबंध में, और पहला तत्व है कथानक। रंगमंच के नाटकों की तरह रेडियो नाटक में भी एक कहानी होती है, जिसका कथानक श्रव्य माध्यम की सीमाओं को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। इसकी कहानी चाहे मौलिक हो या किसी स्रोत से ली गई हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पूरी तरह से एक्शन यानी हरकत पर निर्भर हो। चोर पुलिस की भागम भाग या किसी फुटबॉल मैच का रोमांच सिनेमा में अच्छा लगता है, वहां खूबसूरती से इन्हें पेश किया जा सकता है, लेकिन रेडियो में ये कथानक शायद अपना पूरा असर डालने में कामयाब न हो। अगला तत्व है पात्र योजना। रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। चूंकि श्रोता सिर्फ आवाज के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है, ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज्यादा किरदार हैं तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होगी। अगर संख्याओं में बात करनी है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में
पात्रों की अधिकतम संख्या 5 से 6 हो सकती है। 30 से 40 मिनट की अवधि के नाटक में 8 से 12 पात्र। नाटक में पात्रों की बहुत ज्यादा संख्या श्रोता के लिए मुसीबत बन सकती है। रेडियो नाटक का अगला महत्वपूर्ण तत्व है संवाद यानी डायलॉग। रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी, उनके आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं हमें संवादों के माध्यम से मिलती है। इसलिए भाषा पर विशेष ध्यान रखना होता है। यह बात फिल्म और मंच के लिए लिखे गए संवादों पर भी लागू होती है, लेकिन रेडियो चूंकि मूलतः संवाद प्रधान माध्यम है, इसलिए यहाँ इसका खास ध्यान रखना होता है। संवाद से ही संबंधित एक तथ्य और है, और यह विशेषकर रेडियो नाटक पर ही लागू होता है। चूंकि रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है हम देख नहीं पाते, इसलिए संवाद जिस चरित्र को संबोधित है उसका नाम लेना जरूरी होता है, खासकर जब दृश्यों में 2 से अधिक पात्र हों। इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेष जब कोई हरकत, कोई एक्शन करता है तो उसे भी संवाद का हिस्सा बनना पड़ता है। अगला तत्व है अवधि यानी ड्यूरेशन। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है। उसकी 2 वजहें हैं। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरे, सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह यानी थिएटर और सिनेमा हॉल में बैठते हैं। कैप्टिव ऑडियंस अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक बनकर उसे देखते हैं, जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी होती है, और अगर रेडियो नाटक की कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारावाहिक, सीरीज या सीरियल के रूप में पेश की जा सकती है, जिसकी हर कड़ी 15 से 30 मिनट की होगी। और अंत में बात करते हैं अंतिम तत्व ध्वनि प्रभाव और संगीत के बारे में। मंच के नाटकों का लेखन फिल्म की पटकथा और रेडियो नाट्य लेखन में काफ़ी समानता है। फिर भी सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें दृश्य गायब हैं, जिसका निर्माण भी ध्वनि प्रभावों यानी साउंड इफेक्ट्स और संवादों यानी डायलॉग्स के जरिए करना होता है। उसमें संगीत भी शामिल है। मान लीजिए एक दृश्य में रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभावों और अभिनेताओं की भाव भंगिमाओं से दिखाया जा सकता था। रेडियो के लिए इसका लेखन करते समय महत्वपूर्ण है संवाद और ध्वनि प्रभाव, यानी स्वाभाविक संवादों के द्वारा दृश्य का देश काल यानी समय और स्थान स्थापित कर सकते हैं। तो ये थी आज की प्रस्तुति अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से रेडियो नाटक लेखन के संबंध में। ऐसी ही उपयोगी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।